कल हम लोग पढ़ रहे थे वर्किंग ऑफ मोटर, जिसमें थोड़ा सा बाकी रह गया था। नेटवर्क गायब हो जा रहा था। आज भी नेटवर्क की प्रॉब्लम है। देखिए क्या है, ये हम जानते हैं मोटर क्या होता है। फिर से एक बार सुन ले जल्दी जल्दी। इसमें एक शक्तिशाली नाल चुंबक, ये नाल चुंबक है, एक शक्तिशाली नाल चुंबक, स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड। इसमें एक शक्तिशाली नाल चुंबक के ध्रुवों के बीच एक आयताकार कुंडली होती है जो अपने अक्ष के परितः, ये अक्ष है उसकी धुरी है, अक्ष के परितः दो स्थिर आधारों पर, ये स्थिर आधार हैं दोनों पर, स्वतंत्रता पूर्वक घूमने के लिए फ्री होती है, स्वतंत्र होती है। इस कुंडली का एक सिरा, इस कुंडली का एक सिरा, या इस कुंडली के कहो दोनों सिरे, एक सिरा ये हो गया, एक सिरा ये है। दोनों सिरे दो अलग अलग विभक्त वलयों, ये विभक्त वलय है, स्प्लिट रिंग्स जिन्हें कहते हैं, विभक्त वलय, दो अलग अलग विभक्त वलयों से जुड़े होते हैं। ये है अलग अलग, ये एक विभक्त वलय, ये दूसरा अर्ध आधा आधा है, दोनों विभक्त वलयों से जुड़े होते हैं। इन विभक्त वलयों का संपर्क दो स्थिर ब्रशों से, ये तो मूवेबल है ये स्प्लिट रिंग्स, लेकिन ये ब्रश क्या है, स्थिर है, स्टैटिक है, एक जगह पर से जुड़े होते हैं। इन ब्रशों का संबंध पुनः विद्युत स्रोत या कहिए बैटरी या सेल से होता है, जिसका ये धन सिरा है दाहिनी ओर, ये ऋण सिरा है। अब इसकी वर्किंग देखिए क्या है। हमने मान लिया कि ये जो आयताकार कुंडली है, इस तरह से आयताकार कुंडली है, ये कागज के तल के समांतर है, कागज के तल के समांतर है। प्लेन ऑफ द कॉइल इज पैरेलल टू द पेपर ऑफ आवर आंसर बुक। सपोज मान लिया प्रारंभ में कुंडली, ये आयताकार कुंडली का तल कागज के तल के समांतर है, यानी कुंडली का तल कागज के तल के साथ शून्य अंश का कोण बनाता है। अब आइए, और ये मान लिया कि इसमें विद्युत धारा इस दिशा में बह रही है, देखो इधर से जा रही है, ये इस दिशा में ए बी इस तरह से होती है, सी डी, ए बी सी डी दिशा में धारा बह रही है। तब अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग्स रूल, अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार, हम जानते हैं फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम है, यदि हम अपने बाएं हाथ की प्रथम 3 उंगलियों को लंबवत दिशा में इस प्रकार फैलाएं कि 4 फिंगर फील्ड की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्य धारा की दिशा बताती हो, तो उस पर जो आरोपित बल होगा वो अंगूठे की दिशा में होगा, यानी ऊपर की दिशा में इस तरह से बल लगेगा। इसी समय सीडी भुजा पर देखिए धारा की दिशा ये है, चुंबकीय क्षेत्र उसी दिशा में है, धारा की दिशा यूं इस तरह से देखिए, 4 फिंगर फील्ड की दिशा है, मध्य धारा की दिशा बताता है ऊपर की ओर, तो थंब बल की दिशा बताएगी, यानी कागज के तल पर नीचे की ओर, कागज के तल के लंबवत नीचे की दिशा में। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस आयताकार कुंडली, या इसको हम आर्मेचर भी कहते हैं, इस आर्मेचर पर ए बी भुजा पर, ए बी साइड पर ऊपर की ओर एक बल लगता है और सी डी पर नीचे की ओर बल लगता है। हम जानते हैं जब किसी सिस्टम पर, किसी निकाय पर, किसी वस्तु पर दो बल बराबर मात्रा में लग रहे हो और विपरीत दिशा में लग रहे हो, तो उन्हें हम बलयुग्म कहते हैं। और ये बलयुग्म जब लगता है किसी एक वस्तु पर, तो उसको उसके अक्ष के परितः घुमाने का काम करता है। परिणाम स्वरूप जिसका नतीजा ये होता है कि कुंडली एंटी क्लॉकवाइज दिशा में इस तरह से घूमने लगती है। इस तरह से देखो, घड़ी के सुई के चलने की विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूमने लगती है। ये हमने लिखा क्या, दिस कपुल विल रोटेट, यह बलयुग्म उसको घुमाता है, कॉइल को इन दी डायरेक्शन, इन दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वामावर्त दिशा में घुमाता है। क्या इसको कहते हैं, वामावर्त, वामावर्त, एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त दिशा में घुमा देता है।
अब थोड़ा सा एक लाइन दो लाइन और देखिए, इसमें क्या होता है। जब कुंडली, अब कुंडली क्या होती है, इस तरह से घूमना उसने शुरू किया जब कुंडली आधा चक्कर घूम चुकती है, या कहिए 180 अंश घूम चुकती है। when the coil when the armature कहिए चाहे कॉइल कहिए, कॉइल makes half rotation, makes a half rotation, चाहे कहिए 180 अंश घूम चुकती है, चाहे कहिए आधा चक्कर लगा चुकती है, makes a half rotation, क्या करती है, आधा चक्कर घूम चुकती है। जब आधा चक्कर घूम चुकती है तो क्या होता है, स्प्लिट रिंग्स का ये संपर्क, स्प्लिट रिंग का संपर्क ब्रशों से बदल जाता है। यानी ये जो स्प्लिट रिंग थी आधा चक्कर घूमने के बाद अब इसका संबंध इस ब्रश से हो गया, इसका इससे ब्रश हो गया। When the coil makes a half rotation, the rings, the connection of the rings, the connection of the rings, the connection of the rings, तो वलयों का संबंध, चक्र विभक्त वलयों का संबंध, जिसको स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर कहते हैं, पूरा नाम है स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर, हम यहाँ सिर्फ रिंग लिख ले रहे हैं। द कनेक्शन ऑफ द रिंग्स interchanges with their brushes, उनके ब्रशों से उनका संबंध बदल जाता है। क्या होता है, यानी सीधी भुजा अब यहाँ पर आ गई, ए बी यहाँ पर आ जाती है, एक दूसरे से इनका स्थान बदल जाता है। और तब क्या होता है, देयर ब्रशेस इंटरचेंज विद देयर ब्रशेस, with their brushes, इनका संबंध इनके ब्रशों से बदल जाता है। Then तब क्या होता है, अब ये सीधी भुजा यहाँ आ गई, ए बी यहाँ आ गई, 180 अंश घूमने के बाद तब क्या होगा, अब सीधी भुजा में धारा की दिशा किधर हो जाती है, डीसी दिशा में, और ए बी दिशा में जो धारा थी वो यहाँ पहुंचने पर बी ए दिशा में हो जाती है। देन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन द डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी, किस दिशा में हो जाता है, यहाँ डी आ जाएगा, यहाँ पर डी हो गया, यहाँ पर सी, यहाँ पर बी, यहाँ डी, यहाँ ए, तो कौन सी दिशा हो जाएगी, फिर हो जाएगा डी सी बी ए, क्या हो जाएगा, किस दिशा में बहेगी धारा। अब देखिए इधर इस दिशा में, फिर ये आ जाएगा यहाँ सी, तो क्या हो जाएगा सी डी, इस दिशा में हो जाएगा डी सी, डी यहाँ आ गया, सी आ गया तो डी सी हो गया, ए बी यहाँ आ गया तो ए बी किधर हो जाएगा बी ए, इस तरह से बी यहाँ हो गया और ए यहाँ हो गया, बी ए क्या हो जाएगा बी ए डी सी, बी ए डी सी विल बी बी ए डी सी, बी ए डी सी, अर्थात आई ई क्या कहेंगे, अर्थात अब क्या होगा जब इस दिशा में आ जाएगी, देन तब क्या कहोगे, देन द डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी ए बी डी सी एंड द force acting on these arms, और तब इन भुजाओं पर लगने वाले बल ऑन दीज आर्म्स
विल बी चेंज्ड, तब इन पर लगने वाले बलों की दिशा बदल जाती है। कैसे बदल जाएगी? इस पर ऊपर की ओर लग रहा था बल, जब यहाँ पहुंच जाएगा तो नीचे की ओर लग जाता है। ये जब डीसी यहाँ पहुंच जाती है तो इस पर नीचे के बजाय ऊपर की ओर बल लगने लगता है। आर्म्स विल बी चेंज्ड, thus the coil rotates again in the anti-clockwise direction, anti-clockwise direction। तो इस तरह हम देखते हैं, अर्थात कुंडली लगातार एक ही दिशा में घूमती रहती है। यह रहा मोटर के बारे में, इसकी क्रियाविधि। अब यह लगातार हमेशा एक ही दिशा में घूमता रहता है, जिससे कि अब मोटर या जीप गाड़ी आगे की ओर चलती तो आगे की ओर चलती रहेगी। ये नहीं कि थोड़ी दूर आगे जाए तो फिर पीछे मुड़ जाए, ऐसा नहीं होगा। अगर यही कम्यूटेटर ना होता, ये स्प्लिट रिंग्स ना होते, तब क्या होता? जीप थोड़ा आगे जाती बस फिर लौट के पीछे आती, फिर आगे जाती फिर पीछे जाती, यानी इस तरह से दोलन करती रहती। पंखा कैसे चलता? इस तरह से, तो आधा दिशा में ऐसे चलता, फिर इधर चलता, फिर ऐसे चलता, फिर ऐसे चलता। क्या होता? यानी एक ही दिशा में लगातार ना घूमता। ये कमाल किसका? इसी स्प्लिट रिंग्स का, विभक्त वाले कम्यूटेटर का। ये क्या करता? आधा चक्कर घूमने के बाद इसकी दिशा का बदल देता है, जिससे ये लगातार मोटर या कॉइल कुंडली एक ही दिशा में घूमती रहती है। हिंदी बोले नहीं खुली लिखी। हाँ देखिए, हिंदी में भी लिख दे रहा हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए। हाँ देखें क्या है, कार्यविधि बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या देखिए, कार्य इसमें रचना वचना तो लिख ही चुके हैं हिंदी में। कार्यविधि माना प्रारंभ में कुंडली का तल कागज के तल में है। कागज मतलब कापी अपना, कागज के, चाहे ब्लैक बोर्ड समझो, कागज के तल के समांतर है, चाहे को तल में है चाहे को कागज के तल के समांतर है। तब भुजा ए बी पर फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार समांतर है, और विद्युत धारा ABCD दिशा में बह रही है। ABCD दिशा में बह रही है के अनुसार। तब फ्लेमिंग के वाम हस्त नियमानुसार भुजा ए बी पर ऊपर की ओर और भुजा CD पर नीचे की ओर दो समांतर परंतु विपरीत दिशाओं वाले बल कार्यरत हो जाते हैं, चाहे उत्पन्न हो जाते हैं, कार्यरत हो जाते हैं।
इसको हम लोग बलयुग्म कहते हैं। कार्य उत्पन्न हो जाते हैं। ये बलयुग्म यानी दो बल है तो बलयुग्म कहेंगे, जोड़ा। ये बलयुग्म कुंडली को वामावर्त दिशा में, घड़ी के सुई के चलने की विपरीत दिशा में, वामावर्त दिशा में घुमाने लगते हैं। जब कुंडली 180 अंश घूम चुकती है, चाहे का आधा चक्कर घूम चुकती है, 180 अंश घूम चुकती है, तो विभक्त वलयों या स्प्लिटिंग्स, तो विभक्त वलयों का संपर्क उनके ब्रशों से बदल जाता है। बदल जाता है जिससे अब AB भुजा पर नीचे की ओर और CD भुजा पर ऊपर की ओर बल लगने लगता है, जो कुंडली को पुनः वामावर्त दिशा में ही घुमाता है। वामावर्त दिशा में ही घुमाता है। परिणाम स्वरूप जिसका नतीजा ये होता है, रिजल्टेंट क्या होता है, परिणाम स्वरूप कुंडली लगातार एक ही दिशा में घूमती रहती है। लगातार एक ही दिशा में घूमती रहती है। लिख लो।
अब इस मोटर के हाँ, अब इस मोटर के बाद हम लोग पढ़ेंगे जनरेटर के बारे में। लेकिन जनरेटर के बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा हम लोग इसमें एक चीज छूट गई है, उसको भी लिख ले। ये आपने चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पढ़ा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बारे में कौन सा फार्मूला हम लगाएंगे ज्ञात करने के लिए, ये हमने नहीं बताया, उसको भी देख लीजिए। जैसा कि आपने देखा कि ओरेस्टेड, ध्यान दीजिए, ओरेस्टेड ने बताया कि जब कभी भी, फिर से दोहरा लीजिए कुल, जब कभी किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है। जैसे ध्यान दीजिए, ये मान लीजिए कोई एक चालक है, ध्यान से देखो, ये एक चालक मान लीजिए, ये ए बी है एक चालक। इसे इसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती, कैसे प्रवाहित करोगे? मान लीजिए इसको हमने जोड़ दिया कनेक्टिंग वायर से, इस तरह से। ये एक सेल है जिसको विद्युत स्रोत हम कहेंगे, ये पॉजिटिव निगेटिव, इधर से धारा चलेगी आई एम्पियर की, इसमें प्रवाहित हो रही है आई एम्पियर की धारा। तो मैंने बताया था कि जब किसी चालक में, ये भी चालक है, इसमें भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। आप जानते हो कि जब विद्युत के तार के किनारे जाते तो उसको अपनी ओर खींच लेता है। क्यों खींच लेता है? यही वजह है, जहां कहीं भी विद्युत धारा बहेगी वहां चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। क्यों उत्पन्न होगा वो आगे की क्लास में आप पढ़ोगे। देखिए क्या है, जब किसी इसमें ए बी में जैसे ही इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की गई तो इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। किस तरह से? इसे ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, ये चुंबकीय क्षेत्र इस तरह से उत्पन्न हो जाता है। क्या है? ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। कैसा ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है? किसने बताया? और ओरेस्टेड ने बताया। लेकिन ये आगे कुछ नहीं बता सके, इतना इन्होंने बताया कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, बस इतना। अब इसकी दिशा के बारे में किसने बताया? आप जानते हो, इसकी दिशा के बारे में मैक्सवेल ने बताया। और किसने? एम्पियर ने बताया, दक्षिण हस्त नियम ने बताया। 3 नियम आपने देखा। आपने देखा क्या? दक्षिण हस्त नियम क्या है कि अगर हम चालक को अपने दाहिने हाथ से इस तरह से पकड़े, जैसे ये देख लीजिए, ये चालक है, मान लीजिए ये ए है, ये बी सिरा है, इसको हम अपने दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा धारा की दिशा बताए, ये अंगूठा धारा की दिशा बता रहा है, तो मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएंगी। ये मुड़ी हुई अंगुलियां ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। इस तरह से इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये है ऐसे ही, देखो इसके चारों ओर ऐसे ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये सकेंद्रीय वृत्त है सर, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। किसने बताया? इसके लिखने की जरूरत नहीं, आप बहुत लिख चुके हो। कौन? दक्षिण हस्त नियम। दिशा ज्ञात करने के लिए एम्पियर ने दक्षिण हस्त नियम बताया। दक्षिण हस्त नियम, फ्लेमिंग ने दक्षिण हस्त नियम बताया। क्या? दक्षिण हस्त नियम, राइट हैंड थंब रूल। क्या बताया? राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल इन्होंने बताया। राइट माने दाहिना हाथ होना चाहिए, थंब माने अंगूठा, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। यदि हम धारावाही चालक को कल्पना करें कि हमने इसको इस प्रकार पकड़ा कि अंगूठा धारा की दिशा बता रहा हो, तो मुड़ी हुई चारों अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएंगी। अब आइए देखिए, ये इन्होंने बताया। दूसरा मैक्सवेल ने बताया।
इन्होंने बताया कुल एक ही चीज है, मैक्सवेल स्क्रू नियम। देखो मैक्सवेल्स, बंद कर दोगा, मैक्सवेल्स स्क्रू नियम, मैक्सवेल्स स्क्रू रूल। मैक्सवेल का स्क्रू रूल क्या, ये भी उसी को बताता है। मैक्सवेल ने बताया कि अगर हम क्या करें, एक पेंच को, पेंच जिसको कांटी हम लोग कहते हैं, उसके ऊपर क्या बना, चूड़ी बनी रहती है। अगर हम उसको किसमें, गाड़ने की दिशा में चलावें, उखाड़ने की दिशा ये हो गई, गाड़ने की दिशा ये, गाड़ने की दिशा में चलावें, इस तरह से देखिए, गाड़ने की दिशा में चलावें तो, और स्क्रू की नोक धारा की दिशा में हो, स्क्रू की नोक धारा की दिशा बतावे, स्क्रू की नोक, जैसे ये है स्क्रू की नोक, ये है इस तरह से स्क्रू की नोक इसे चल रही है, स्क्रू की नोक धारा की दिशा बतावे, तो ये इस दिशा में जैसे हम घुमा रहे देखो ऐसे इसे, धारा की दिशा बतावे तो स्क्रू के घूमने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी। अगर स्क्रू की नोक के आगे बढ़ने की दिशा धारा की दिशा को बताती है, स्क्रू के नोक के आगे बढ़ने की दिशा धारा की दिशा बताती हो। इस तरह जैसे ध्यान से देखो, इस तरह से घुमा रहा हूं, ये स्क्रू की नोक आगे बढ़ रही है, ये मैं घुमा रहा हूं इस दिशा में, इसे ये इस दिशा में, तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाएगी। ये किसने बताया, मैक्सवेल ने बताया। फिर एक तीसरे थे, उन्होंने अपना अपना लोगों ने बताया कि तीनों एक ही, एम्पियर के तैरने का नियम। एम्पियर ने कहा कि मान लीजिए ये धारावाही चालक है, इसमें आई एम्पियर की धारा बह रही, कहीं बैटरी से इसे जोड़ा गया होगा, ध्यान से देखो, नहीं को इसे धारा बह लगी, ये है मान लीजिए ये ए बी है, तो एम्पियर साहब ने क्या किया, एम्पियर का तैरने का नियम, इन्होंने कहा अगर ये कोई आदमी यहां पर है और इसके ऊपर ये खड़ा है, कहा ये है आदमी कोई, और ये तार के ऊपर कह रहे ऐसे तार हो, इसके ऊपर ऐसे ही वो तैर रहा हो, ये तार है देखो, एक कलम, उसके ऊपर में तैर रहा, ऐसे ही तैर रहा हो, और इसे हाथ से अगर पकड़े तो दाहिने हाथ से बाएं हाथ की ओर, अगर ये धारा की दिशा बताता है कि उसके आगे बढ़ने की दिशा, आदमी आगे की ओर बढ़ रहा है इस दिशा में, तो आदमी के आगे बढ़ने की दिशा धारा की दिशा हो, तो दाहिने हाथ से बाएं हाथ को अगर हम तार को इसे पकड़े तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। ये हो गया इसका नियम, एम्पियर के तैरने का नियम, दक्षिण हस्त नियम, मैक्सवेल का स्क्रू नियम, ये रहा। अब आइए, इन लोगों ने दिशा के बारे में बताया, और स्टेट साहब ने सिर्फ बताया कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, इन लोगों ने कहा कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे होगी, ये बताया। अब आइए, इनके क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात की जाए, उस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात की जाए मैंने नहीं बताया, जिसमें देखिए किसने बताया, इसमें रह गया था, देख लो, यानी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में लैपलास ने बताया, जिसको हम लोग कहते हैं लैपलासियन फार्मूला। क्या है लैपलासियन फार्मूला, क्या बताया इन्होंने, लैपलास ने बताया कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, मान लीजिए ये कोई चालक, उन्होंने कहा मान लीजिए ये कोई एक चालक है जिसमें आई एम्पियर की धारा बह रही है, जिसमें आई एम्पियर की धारा बह रही है, ये एक चालक है, ये मान लीजिए ए बी एक चालक है जिसमें आई एम्पियर की धारा बह रही है, देखो नीचे से ऊपर की ओर। तो इन्होंने बताया कि उसके एक छोटे से भाग के लिए, एक छोटा, बहुत छोटा सा भाग मान लीजिए जाए, पूरी लंबाई मान लीजिए यह है एल, लंबाई है एल मीटर, ए बी की लंबाई एल मीटर है, तो उन्होंने कहा कि अगर बहुत छोटी सी लंबाई हम ले लें डी एल, डी एल का मतलब डी गुणे एल नहीं, डी माने होता है बहुत ही छोटी दूरी, बहुत ही छोटी दूरी, बहुत ही छोटी माप को डी से अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, डी एल माने बहुत छोटी लंबाई, डी थीटा लिख देते हैं, इसका मतलब बहुत छोटा कोण, क्या लिख देते हैं, डी बढ़ा करके लिख देते हैं डी एल, डी एम, ऐसे लिख देते हैं डी ए, यानी वो क्षेत्रफल बहुत छोटा क्षेत्रफल, ऐसे कह देते हैं डी वी,
बहुत सूक्ष्म आयतन वॉल्यूम। अब बात समझ में आ गई। इसका मतलब डी गुणे वी नहीं, डी गुणे एल नहीं, बहुत छोटी दूरी, बहुत तनिक भर, जिसको कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो, बहुत छोटा है। कहा था कि मक्खी के सर के बराबर भी, मच्छर के पर के भी इतना मोटा नहीं, लेकिन फिर भी हम इसको मोटा थोड़ा दिखाते हैं। यहाँ सोचो कि बहुत छोटी सी दूरी अगर हम ले तो कहते हैं, इन्होंने बताया कि इसके कारण, अब इस धारावाही चालक के कारण यहाँ सब हर जगह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो किसी एक बिंदु पर उन्होंने माना कि यदि कोई चालक जिसमें आई एम्पियर की धारा बह रही हो और उसकी लंबाई डीएल हो, बहुत छोटी सी हो, तो इस डीएल लंबाई के कारण इससे आर मीटर की दूरी पर कोई बिंदु हो, मान लीजिए यहाँ कोई पॉइंट पी है, तो कह रहे हैं इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किसी धारावाही चालक में यदि आई एम्पियर की धारा बह रही हो तो उसकी एक सूक्ष्म लंबाई डीएल द्वारा आर मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी B इज प्रोपोर्शनल टू I, चुंबकीय इसमें विद्युत धारा की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होगा। जितनी ज्यादा विद्युत धारा होगी उतना ही ज्यादा यह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। फिर उन्होंने बताया इस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इस लंबाई के अनुक्रमानुपाती हो, डेल्टा एल अगर ज्यादा है तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र का मान अधिक होगा। यानी क्या कहेंगे, आई बी इज प्रोपोर्शनल टू डीएल। फिर उन्होंने बताया कि यहां से इसको अगर मिलाया जाए, इस बिंदु को मिलाने वाली रेखा चालक के बीच बना कोण थीटा अंश हो, तो उन्होंने बताया कि इस थीटा का मान जितना ही ज्यादा होगा चुंबकीय क्षेत्र का मान भी अधिक होगा। यानी अगर लंबवत होगा तो अधिकतम हो जाएगा। तो फिर कहा उन्होंने इसको इस तरह से कहते हैं, बी इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, उस एंगल के, उस कोण के साइन के अनुक्रमानुपाती होता है। ये तीसरा उन्होंने बताया। फिर क्या कहा उन्होंने, ये तीनों, और फिर बताया ये B इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। उन्होंने कहा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी ये जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा यहाँ पर अगर ज्ञात करो तो बहुत ज्यादा होगा, यहाँ और कम होगा, यहाँ और कम होगा, यहाँ और यहाँ दूर जाते जाओ तो कम होता चला जाता है। और उस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती को हम लोग उल्टा करके लिखते हैं, r² लिखने का अगर अनुक्रमानुपाती होता तो कहते B इज प्रोपोर्शनल टू r², ये अनुक्रमानुपाती हो गया। जब व्युत्क्रमानुपाती होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसको कहते हैं यूनिवर्सली, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उसको कहते हैं इनवर्सली, इनवर्स माने उल्टा, तो कहते हैं 1/r², इस तरह लिखा जाता है। तो बताया इन्होंने क्या 1/r², ये 4 रिलेशंस हैं। इन चारों को एक साथ मिलाने पर ज्वाइनिंग दीज रिलेशंस, इन संबंधों को इक्वेशन नहीं कहोगे, दीज रिलेशंस क्या कहोगे, B इज प्रोपोर्शनल टू, दाहिने वाले को गुणा कर दिया जाता है, आइडियल साइन थीटा अपॉन r², आइडियल साइन थीटा अपॉन r², ये याद रखिए। या इसी को कहेंगे, हम जानते हैं प्रोपोर्शनलिटी को जब हम इक्वलिटी में बदलते हैं तो एक स्थिरांक से गुणा कर देते हैं, स्थिरांक से, कांस्टेंट से, तो हम कहेंगे आर बी इज इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई इंटू आइडियल साइन थीटा अपॉन r², आइडियल साइन थीटा अपॉन r², वेयर μ0 क्या है, परमिएबिलिटी, वेयर जहां क्या है ये μ0 इज कॉल्ड परमिएबिलिटी, इसको क्या कहा जाता है, परमिएबिलिटी कहते हैं। अब आइए जिसको क्या कहते हैं, चुंबक का क्या कहते हैं, चुंबकशीलता, क्या कहते हैं इसको, चुंबकशीलता या परमिएबिलिटी कहते हैं। परमिएबिलिटी फॉर
for air और वैक्यूम और एयर, वैक्यूम और एयर के लिए फॉर वैक्यूम म्यू 0/4 इज इक्वल टू 10⁻⁻⁷। इसका मान 10⁻⁻⁷ के बराबर होता है। देन तब क्या होता है, तब ये फार्मूला हो जाता है B इज इक्वल टू 10⁻⁻⁷ इंटू आइडियल साइन थीटा इंटू आइडियल साइन थीटा अपॉन r²। अगेन अगर हम यदि चालक की लंबाई इफ the length is infinitely long, then तब क्या होगा, then B is equal to 10⁻⁻⁷ into 2I/r is equal to 2 into 10⁻⁻⁷ into I/r। इसे हम कहते हैं लैप्लासियन का फार्मूला, लैप्लासियंस फार्मूला। फिर से एक बार सुन लीजिए, ये किसने ज्ञात किया, लैप्लास ने। फिर एक बार सुन ले। और स्टेड ने बताया कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है उसके चारों चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उसके बाद वो न तो उसकी तीव्रता के बारे में बता सके न उसकी दिशा में बता सके। दिशा के बारे में बताने के लिए 3 वैज्ञानिक आए, मैक्सवेल ने बताया, एम्पियर ने बताया, राइट हैंड रूल ने बताया कि क्या है। अब आइए, इन्होंने भी तीव्रता के बारे में किसने बताया, लैप्लास ने। लैप्लास ने बताया कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और उसकी एक अल्प लंबाई डीएल, अल्प लंबाई सूक्ष्म लंबाई डीएल द्वारा किसी बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता विद्युत धारा की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। पुनः उन्होंने बताया कि इस विद्युत धारा की यह चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इस लंबाई के चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। अगेन इस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। इसके मिलाने वाली रेखा और चालक के बीच बने कोण की साइन के अनुक्रमानुपाती होता है। और उन्होंने बताया इस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इस बिंदु से इस चालक से बिंदु की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी 1/r²। इन 4 चीजों पर ये डिपेंड करता है। इन चारों को एक साथ मिलाने पर, ज्वाइनिंग दीज रिलेशंस, इन संबंधों को मिलाने पर B इज प्रोपोर्शनल टू आइडियल साइन थीटा अपॉन r²। अब हम जानते हैं समानुपाती के चिन्ह को बराबर के चिन्ह में बदलने के लिए एक स्थिरांक से गुणा किया जाता है। चाहे एक लाइन और लिखें, इसे B इज इक्वल टू K लिख दीजिए। फिर कहिए आइडियल साइन थीटा अपॉन r², जहां K एक स्थिरांक है, इसके का मान म्यू 0/4 होता है। म्यू 0 क्या है, परमिएबिलिटी कहती है या चुंबकशीलता कहलाती है माध्यम की। माध्यम अगर निर्वात है या वायु है तो उसके लिए इसका मान म्यू 0/4 का मान आता है 10⁻⁻⁷। इतना छोटा है, देखिए बहुत सूक्ष्म है। तब इसका सूत्र का स्वरूप हो जाता है B = 10⁻⁻⁷ इंटू आइडियल साइन थीटा अपॉन r²। अगर कह रहे चालक की लंबाई अनंत हो, इनफाइनाइटली लॉन्ग हो, ये लंबाई अनंत हो, तब क्या होता है, तब इस पूरे की जगह पर ये आइडियल साइन थीटा अपॉन r² की जगह पर क्या हो जाता है 2I/r। इसकी जगह पर क्या हो जाता है, ये हो जाएगा 2I/r। ये कैसे हो जाता है अगली कक्षाओं में आप पढ़ोगे। यानी B = 2 into 10⁻⁷ into I/r। यह है इस लैप्लासियन फार्मूला, लिख लीजिए।
निकलो का हाँ निकलो राज इथं बंद केली राज बंद केली हाँ बंद कर